नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन में। तो दोस्तों, आज से आपकी करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस आपको मिलेंगी और आपको करंट अफेयर्स का एक वन लाइनर जो सेगमेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन का जो सेगमेंट है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली मिल रहा है। और जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया हुआ है और आपको पिन कमेंट में भी दे दिया जाएगा। आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं या फिर स्टडी मटेरियल्स जो कुछ भी हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे। तो आज से हम आपको डिटेल्ड एनालिसिस, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उनका आपको हम यहाँ पे एक डिटेल एनालिसिस बताएंगे। और आपको ऐसा नहीं हम आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन बता दें और आपका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर बता दें, नहीं, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर उस सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको परेशानी ना हो। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन जो है ये आपका एक रोबोट है और इसको जो है भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है कैप्टन अर्जुन को भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका जो मुख्य कार्य है उसको किस वजह से लॉन्च किया गया है? रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए। जैसे कि कोविड-19 की आपदा से पूरा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है, तो भारतीय रेलवे ने भी इस आपदा से बचने के लिए, इस आपदा का सही से रोकथाम करने के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट का लॉन्च किया है और जिसका काम होगा कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करना तथा कुछ अराजक तत्वों की भी निगरानी करना। इसमें मोशन सेंसर और रिकॉर्डिंग कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ क्या सकता है। और हाँ, अर्जुन का जो फुल फॉर्म है वो होगा ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया गया है, ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप सीधे बताएंगे भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और हाँ, एक बात और याद रखेंगे, ये पुणे स्टेशन पे सबसे पहले पुणे स्टेशन पे लॉन्च किया गया है। सबसे पहले पुणे स्टेशन पे लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे अर्जुन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो आप आसानी से बता देंगे, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। अर्जुन का कार्य अगर आपसे पूछता है रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, हम आपको एक डिटेल एनालिसिस देंगे, आप उससे खुद क्वेश्चन बनाइए कि हाँ ऐसा पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है कि जब आप खुद क्वेश्चन बनाना, देखिए जब क्वेश्चन बनाना आप सीखेंगे तब ये जान लीजिए कि टॉपिक आप अच्छे से कवर कर रहे हैं। आप एग्जामिनर के माइंड को पढ़िए ना। रीजनिंग में क्या करते हैं आप, जैसे नंबर सिस्टम या मिसिंग नंबर देते तो आप एग्जामिनर के माइंड को ही तो पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही आप इसमें भी क्वेश्चन खुद से बनाइए कि हाँ एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। अच्छा, ये पूछ सकता है अर्जुन के रिगार्डिंग ये पूछ सकता है। तो जब आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर होगी। चलिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है। भारत नेपाल विवाद आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन एक समझौता हाल ही में हुआ है। वो जो समझौता हुआ है वो पशुपतिनाथ मंदिर, अगर आप सबने नाम सुना होगा, पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है और ये जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर की लिस्ट जारी की जाती है जिसमें ये शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी ये शामिल है। ठीक है, तो जो समझौता हुआ है वो ये हुआ है कि भारत सरकार ने नेपाल सरकार को पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर की स्वच्छता व्यवस्था को सुधारने के लिए 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। क्या की है? 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और एक थोड़ा सा जान लेते, पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो हमारा बागमती नदी के किनारे है। ठीक है, बागमती नदी जो कि भारत और नेपाल दोनों में बहती है और इसकी जो सहायक नदी है वो क्या है? कोसी नदी की सहायक नदी है। ये बागमती जो नदी है ये कोसी नदी की सहायक नदी है। भारत नेपाल समझौता पता ही, और भारत नेपाल विवाद भी आपको पता होगा कि हाल ही में नेपाल सरकार ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है जिसमें 3 जगहों को लेकर भारत और नेपाल में विवाद हुआ है। वो कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है वो 3 से जगह, सबको पता होगा। काला पानी, ठीक है, काला पानी,
लिपुलेख और आपका एक कौन सा है, लिम्पियाधुर। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुर। लिम्पियाधुर, ठीक है। ये 3 जगहों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं भारत और नेपाल के बीच हाल ही में पशुपतिनाथ मंदिर के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सीधे बताइए, 2.33 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर पूछ लेते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। या पूछ सकते हैं पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको क्या बताना है, बागमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, ये कब मनाया जाता है भैया, 17 जून को। तो आपको सीधे सीधे पूछ सकते हैं विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सीधे बताएंगे 17 जून को मनाया जा सकता है। दूसरा है, इसकी इस बार की थीम क्या थी, फूड फीड फाइबर, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। याद रखिएगा, थीम भी अक्सर पूछा जा सकता है। लोग तारीख तो याद करके जाते हैं, लेकिन थीम बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस बार की विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या थी, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ये इतना पूरा रहेगा इसका थीम, ठीक है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को मरुस्थलीकरण तथा सूखा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो ये दिवस मनाए जाते, क्योंकि जो भी दिवस मनाए जाते हैं कि उनका कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, हर दिवस का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर पर्पज़ होता है। तो इसका पर्पज़ क्या है, लोगों को मरुस्थलीकरण तथा सूखा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और इसकी घोषणा 30 जनवरी 1995 को यूएनओ द्वारा की गई थी। इसकी घोषणा 30 जनवरी 1995 में यूएनओ के द्वारा की गई थी। और यूएनओ के बारे में आप लोगों को पता है, एक मैं हल्का सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन आपका है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इस समय इसमें कितने 193 सदस्य देश हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या पूछा जा सकता है, इतना तो आपको पता चल गया, लेकिन लोगों को जागरूक करना है। क्यों जागरूक करना है, यूएनओ ने ये भी बताया है कि प्रतिवर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि जो है वो सूखा की वजह से प्रभावित हो रही है। कितना, ध्यान रखिएगा, 24 अरब टन उपजाऊ भूमि सूखा से प्रभावित हो रही है। मतलब कि जो धरती शुष्क हो रही नमी के वजह से। और आपको इसका जो डिटेल एनालिसिस शुष्क क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र, इसका आपको ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको लालचंद सर की क्लास में डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यूएनओ ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें 24 अरब टन उपजाऊ भूमि प्रतिवर्ष शुष्क क्षेत्र की वजह से प्रभावित हो रही है। और जो विकासशील देश हैं उनका राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में 8% की कमी आ रही है। कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, 8% की कमी आ रही है। जितने भी विकासशील देश हैं, शुष्क क्षेत्र और मरुस्थलीकरण की वजह से उनके विकासशील राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में 8% की भी कमी आ रही है। अब जैसे यूएनओ ने इतना सारा तो लॉन्च किया था, भारत सरकार का इसके प्रति क्या रवैया है, भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया है। तो भारत सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई हैं, देख लेते हैं। भारत सरकार ने भी इसके लिए कुछ योजनाएं, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप और सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटित यूरिया आदि सारी योजनाएं चलाई हैं। भारत सरकार की योजनाएं क्या है इसके लिए, भारत सरकार की योजना इसके रिगार्डिंग क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। और क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, किसानों को क्या प्रोवाइड किया गया था, नीम कोटित यूरिया, ठीक है। इससे क्या है, इससे खेतों की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। उनके जो मिट्टी की उर्वरकता में जो कमी आ रही है उसको चेक, सॉइल हेल्थ कार्ड से चेक किया जा रहा है, क्या मिट्टी में जो खेत की मिट्टी है उसमें क्या कोई कमी आ रही है, किन पोषक तत्वों की कमी आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई ये योजनाएं हैं।
तो अब इसमें से आपको देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सीधे सीधे विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। फिर अगला, इसकी थीम क्या थी? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को मरुस्थलीकरण तथा सूखा के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसकी घोषणा 30 जनवरी 1995 को यूएनए के द्वारा की गई थी। और भारत सरकार की इसके लिए क्या योजनाएं हैं? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटित यूरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका भैया एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। मतलब कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं उससे संबंधित कुछ तथ्य जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए, एयरटेल पेमेंट बैंक ने APB यानी कि क्या कह सकते हैं आप इसको? कह सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर ना हो तो मैं आपको पूरा लिख दे रहा हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या क्या लागू किया है? सुरक्षा वेतन खाता। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है। और ये किसके लिए लॉन्च किया है? सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है MSME सेक्टर के लिए। MSME सेक्टर के लिए लॉन्च किया है। मतलब कि इनको कैशलेस ट्रांजैक्शन कैशलेस भुगतान के लिए आपको ये MSME के लिए इन्होंने सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है। और अगर देखा जाए APB के बारे में, एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, ठीक है, तो इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वो 11 अप्रैल 2016 में RBI द्वारा इसको लाइसेंस मिला था। RBI द्वारा लाइसेंस मिला था। ठीक है, RBI द्वारा जारी किया गया। ठीक है, RBI द्वारा लाइसेंस दिया गया, इसको लाइसेंस दिया गया। इसका जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का एक टैगलाइन है, बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स। बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स। देख लेते हैं इसका जो टैगलाइन है क्या है। इसकी टैगलाइन है बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक। ठीक है भैया। और इसका जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। और एक चीज़ आपको इसके बारे में और पता होना चाहिए, इसके जो आपके जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है आपका। ठीक है, और इसके जो MD हैं वो अनुव्रत विश्वास हैं। MD CEO जो भी हैं, MD और इसके CEO सब क्या है? वो हैं अनुव्रत विश्वास। ठीक है। और एक चीज़, एयरटेल पेमेंट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक की भी हिस्सेदारी है। ठीक है, ऐसा नहीं है टोटली अकेले है। एयरटेल पेमेंट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक की भी हिस्सेदारी है। एक आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए, उसकी जो हिस्सेदारी है कोटक महिंद्रा बैंक की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 19.9% हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा बैंक की है। ठीक है भैया। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पूछ सकता है वो यही हो सकता है कि हाल ही में सुरक्षा वेतन खाता किस बैंक के द्वारा जारी किया गया, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके CEO क्या हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो यही है, सुरक्षा वेतन खाता। लेकिन ये तो आपको उसका डिटेल देना तो इस वजह से बताया गया। आपको ये जरूर याद रखना है सुरक्षा वेतन खाता किस बैंक द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या कमी रह गई है, जिससे आप लोगों को और अच्छा
कंटेंट हम लोग दे सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आपको क्या, एक अच्छा कंटेंट देना जिससे आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। ठीक है, और अब आप हमें अपना दोस्त, अपना भाई ही समझिए। अपना जो भी अमूल्य सुझाव हो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो अगला जो है आपका वो है सिडबी से रिलेटेड है। ठीक है, सिडबी के नए उप प्रबंध निदेशक का चयन हुआ है और वी सत्य वेंकट राव को नियुक्त किया गया है सिडबी। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। स्थापना इसकी जब हुई थी, स्थापना इसकी कब हुई थी भैया? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? लखनऊ, हमारे नवाबों का शहर लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और जो तो ये इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो है आपका वो इसके नए उप प्रबंध निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? बी सत्य वेंकट राव को, वी सत्य वेंकट राव को नियुक्त किया गया। और इसका जो प्रबंध निदेशक है, सह प्रबंध निदेशक जो है वो मुस्तफ़ा अहमद हैं। सह प्रबंध निदेशक इनके कौन है? सह प्रबंध निदेशक इसके कौन है? ये भी पूछ सकता है आपसे, मुस्तफ़ा अहमद। ठीक है, तो इसमें मेन यही था, उप प्रबंध निदेशक इनको वी सत्य वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगली जो क्वेश्चन है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारत और बांग्लादेश के, आप सोच रहे हैं पाठ्यक्रम की शुरुआत? जी हाँ, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए या कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक 4 सूत्रीय पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ क्या है? 4 सूत्रीय पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य क्या है इसका? बांग्लादेश को कोविड-19, कोरोना जिसे बता रहे हैं, कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए, मतलब जागरूक तो है लेकिन और ज़्यादा जागरूकता, जैसे कि जागरूकता में है लोगों को ये लग रहा है कि कुछ सारे सिम्टम्स हैं, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये और अपने पीक पे जा रहा है तो इसमें और सारे बिना सिम्टम्स के ही आपको कोविड पॉजिटिव पा जा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए जागरूक करने के लिए बांग्लादेश को जागरूक करने के लिए भारत ने उनके साथ एक 4 सूत्रीय पाठ्यक्रम का आरंभ किया है। ठीक है, जागरूक करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो भारत ने, आपको क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाएगा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक 4 सूत्रीय पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो उत्तर आपका क्या होगा? बांग्लादेश। या फिर पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो आप सीधे बताएंगे कि बांग्लादेश को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए और ज़्यादा सजग करने के लिए इस पाठ्यक्रम का शुरुआत किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो आपकी क्या है? फीफा ने हाल ही में अपनी पुरुष फुटबॉल टीम की एक रैंकिंग जारी की है।
तो जो पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग जारी की है उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? फीफा, ये फुटबॉल फेडरेशन है ऑल ओवर, मतलब फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है जो कि पूरे विश्व में फुटबॉल का आयोजन कराती है। उससे रिलेटेड जैसे कि क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है, वैसे ही फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था क्या है? फीफा है। तो फीफा ने जो एक विश्व रैंकिंग जारी की है पुरुषों की, उसमें भारत की रैंकिंग जो है, भारत की रैंकिंग कितनी है भैया? 108वीं है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 108वीं है। और आपका इसमें पहले पे जो है, पहले पे आपका फ्रांस है। ठीक है, पहले पे आपका फ्रांस है। ठीक है, दूसरे पे आपका ब्राज़ील है। ठीक है, और तीसरे पे भैया आपका उरुग्वे है, उरुग्वे। ठीक है, पहले पे आपका फ्रांस, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे उरुग्वे। और फीफा जो है, फीफा की जो स्थापना हुई थी वो 21 मई 1904 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 21 मई 1904 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आप यहीं देख लीजिए, इसका जो मुख्यालय है आपका, मुख्यालय इसका जो है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है इसका मुख्यालय, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में हुई। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो है। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, सफिशिएंट है आपका। मेन पूछ सकता है भारत की रैंकिंग क्या है? 108वीं है। फीफा विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में प्रथम कौन है? फ्रांस है, द्वितीय ब्राज़ील है, तृतीय यानी थर्ड पोजीशन पे उरुग्वे है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। ईपीएफओ ने हाल ही में, जो ईपीएफओ जो है कर्मचारी निधि से रिलेटेड करके है। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संस्था है ईपीएफओ हमारी। ईपीएफओ, बहुत लोगों ने ईपीएफओ का फॉर्म भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ईपीएफओ जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संस्था। तो बहुत इसमें क्या किया है इन्होंने, हाल ही में सभी जो दावे हैं जैसे कि कर्मचारियों के पेंशन वगैरह से जो भी भुगतान मुद्दे होते हैं वो ईपीएफओ ही देखता है। और ईपीएफओ ने सभी मुद्दों का निपटारा करने के लिए, निवारण करने के लिए क्या किया है? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। क्या की है? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसके जरिए होगा क्या कि जो भी कर्मचारी भविष्य निधि संस्थाएं, मतलब जो पेंशन वगैरह के जो भी मुद्दे होते हैं वो अब लोग अपने क्षेत्रीय कार्यालय में जाके उनका निवारण जल्द से जल्द करा सकेंगे, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा इसका विस्तृत नहीं था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा का आरंभ किया है। और जिससे क्या होगा कि लोग अपने ही क्षेत्रीय कार्यालय में जाके अपने जो भी उनके मुद्दे होंगे, जो भी उनके दावे हों, उनका वो निवारण जल्द से जल्द करवा सकेंगे। ठीक है, और ईपीएफओ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 4 मार्च 1952 को, 4 मार्च 1952 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ है भैया? नई दिल्ली। मुख्यालय आपका क्या है? एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय
कहाँ है, ये चीज़ें जरूर देख लिया कीजिए, ठीक है। अगर हम लोग भूल भी जाएं कभी, वैसे कोशिश करेंगे नहीं बोले, लेकिन अगर हम लोग भूल भी जाएं तो आप लोग का ये काम जरूर है कि आप लोग अगर किसी संस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस संस्था की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये दो चीज़ें, और उसके अध्यक्ष कौन है ये भी देख सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, ये दो चीज़ें आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक है भैया, नई दिल्ली, ठीक। तो इसमें यही हो सकता है कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा हाल ही में किसने लॉन्च किए, तो आपको सीधे बता देना है, कर्मचारी भविष्य निधि संस्था या फिर ईपीएफओ ने लॉन्च किए, ठीक है। तो अगला जो है आपका, यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला अनमोल नारंग बनी। क्या है, यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है, अनमोल नारंग बनी है, ठीक है भाई। अब देखिए दूसरे सिख महिला है, क्योंकि फॉरेनर मतलब अधिकतर यूएस मिलिट्री एकेडमी से, जाहिर सी बात है जो क्रिश्चियन होंगे वही लोग अधिकतर होते होंगे, क्योंकि वहाँ के ही लोग होते होंगे। लेकिन क्या है यहाँ पे, क्या है, यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाली, ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला कौन है, अनमोल नारंग। अनमोल नारंग है, ध्यान रखिएगा भैया, अनमोल नारंग है। और इनका जो जन्म हुआ था वो जॉर्जिया में हुआ था, ये नहीं है भारत की मूल निवासी नहीं है, लेकिन सिख महिला है, इस वजह से जो है आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, सिख महिला, ध्यान दीजिएगा, सिख महिला, प्रथम सिख महिला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, जॉर्जिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जॉर्जिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया की जो आपका राजधानी वो क्या है, तिब्लिसी, इसकी राजधानी क्या है, तिब्लिसी इसकी राजधानी है, तिब्लिसी इसकी क्या है, राजधानी है, ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिब्लिसी। साथ ही साथ ये भी सारी चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे। और इसकी जो मुद्रा है क्या है, वो क्या है, लॉरी इसकी मुद्रा है, ठीक है। ये एक पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है जॉर्जिया, इसकी राजधानी तिब्लिसी है और इसकी मुद्रा जो है वो है लॉरी है। तो क्या याद रखना है, यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला, ठीक है, पहली सिख महिला, यहाँ पे याद रखिएगा, सिख महिला है, ठीक है। वो कौन है, अनमोल नारंग है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, जॉर्जिया में हुआ था। तो जॉर्जिया आ गया, तो जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिब्लिसी है, उसकी मुद्रा क्या है, लॉरी। देश वेश भी जब देखें तो देश की राजधानी, क्योंकि आप लोग बता रहे राजधानी कहाँ पूछता है भैया, इस बार जो आपका यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे मिलान करने को आया था, देशों की राजधानी का मिलान आया था। सोचिए, ये आपको कूट में दिए हुए थे सारे क्वेश्चन, मिलाना था, सही मिलान करना था, देश दिया था, एक तरफ राजधानी दी हुई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राजधानी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग भी देशों की राजधानी को याद करते रहिए, हम भी बीच बीच में आप लोग को कराते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलते हैं आपको नए सेगमेंट के साथ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इसमें और किसी सुधार की अगर गुंजाइश है तो आप लोग अपना कमेंट जरूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़रूर लिंक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।